नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट हो गई होगी। हमारी भी दोस्तों विशेष सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। उत्तराखंड एलटी के दोस्तों फर्स्ट पार्ट की हम आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इसमें हमने दोस्तों एकेडमिक एप्टीट्यूड अभी स्टार्ट किया है, जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। थ्योरेटिकल क्लासेस दोस्तों हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। अभी तक दोस्तों हमने 3 क्लासेस अपलोड कर दी हैं। फर्स्ट क्लास में दोस्तों हमने आपको फिलॉसफी के बारे में बताया था कि दर्शन क्या होता है। उसके बाद दोस्तों हमने दर्शन और शिक्षा, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है इसके बारे में बताया था। दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है और शिक्षा किस तरह से दर्शन को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में दोस्तों हमने जाना था। सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में दोस्तों जो विभिन्न दर्शन है उनका शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें हमने जो फर्स्ट पार्ट है आइडियलिज्म, जो कि आदर्शवाद है, पहला दर्शन जो कि दोस्तों शिक्षा को किस तरह से प्रभावित करता है उसके बारे में जाना था। वो तीसरी हमारी क्लास थी जो कि काफी महत्वपूर्ण थी। अभी तक अगर आपने वो 3 क्लासेस नहीं देखी हैं तो जरूर देख लेना। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे यथार्थवाद के बारे में, यानी कि रियलिज्म के बारे में, और यथार्थवाद किस तरह से शिक्षा को प्रभावित करता है। तो आज का टॉपिक भी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्लास नंबर है 4। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। पूरा 100% फायदा चाहिए तो क्लास को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं यथार्थवाद और शिक्षा के बारे में। सबसे पहले दोस्तों जानेंगे कि यथार्थवाद की क्या परिभाषा है, डेफिनेशन ऑफ रियलिज्म। देखिए, यथार्थवाद पाश्चात्य दर्शन की विचारधारा है जो कि वस्तु को वास्तविक मानती है, यथार्थ मानती है, और वस्तु को वास्तविक और यथार्थ मानने के कारण ही इस विचारधारा को यथार्थवाद या फिर वास्तववाद के नाम से जानते हैं। तो जिस तरह से दोस्तों आइडियलिज्म को हमने पढ़ा था, वो भी दोस्तों आपकी एक पाश्चात्य दर्शन यानी कि वेस्टर्न फिलॉसफी थी। वहां पर दोस्तों विचारों को ज्यादा महत्वता दी जाती थी। प्लेटो दोस्तों इसके बहुत महत्वपूर्ण समर्थक थे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या है कि जो रियलिज्म है वो एक ऐसी आइडियोलॉजी है दोस्तों जो कि मैटर को ही रियलिस्टिक मानती है, वस्तु को वास्तविक मानती है, वही उसको रियल मानती है, रियलिस्टिक मानती है। और क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वस्तु को वास्तविक और यथार्थ माना जाता है, इसलिए दोस्तों इसको यथार्थवाद या फिर रियलिज्म कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये आपने समझना है कि यथार्थवाद एक्चुअली क्या है। तो ये यहाँ पर वस्तु को महत्वपूर्ण मानते हैं, उसकी स्वतंत्र सत्ता को दोस्तों यहाँ पर स्वीकार करते हैं। अब इसके दोस्तों शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो अंग्रेजी में इसको दोस्तों रियलिज्म बोला जाता है। हमने इसके बारे में पढ़ा है रियलिज्म, ठीक है ना। और जो अंग्रेजी शब्द है रियल से दोस्तों ये शब्द बना है, और जो ये रियल शब्द है दोस्तों ग्रीस भाषा के रेस शब्द से बना है, ठीक है ना। और जो रेस शब्द होता है इसका अर्थ ही दोस्तों क्या होता है, वस्तु है, ठीक है ना। तो अगर रियलिज्म शब्द के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ है वस्तु के अस्तित्व संबंधी विचारधारा। ठीक हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर यथार्थवाद का क्या अर्थ है। तो रियलिज्म बना है दोस्तों आपके रियल वर्ल्ड से, और जो रियल वर्ड है उसको ग्रीक में दोस्तों रील बोला जाता है, ठीक है, रेस बोला जाता है एक्चुअली। और यहाँ पर आपने जो रेस है इसका जो मीनिंग होता है वो होता है वस्तु के अस्तित्व संबंधी विचारधारा, यानी कि आइडियोलॉजी रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसीलिए दोस्तों इसको यथार्थवाद बोला जाता है। मतलब यथार्थवादी बेसिकली दोस्तों ये मानते हैं कि भैया जिस वस्तु को आप देखें वही रियल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से आत्मा परमात्मा की बातों को अस्वीकार करते हैं, ये उसको भी मानते हैं, लेकिन ये वस्तु जगत और भौतिक जगत को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण जो फिलोसोफर हैं जिन्होंने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। देखिए, हमने पढ़ा था कि जो आइडियलिज्म है, आइडियलिज्म में प्लेटो ने दोस्तों माना कि विचार ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हीं के शिष्य थे दोस्तों अरस्तु। इन्होंने ही अपने शुरू के मत में जो पदार्थ की स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार किया था। देखिए, होता क्या था कि प्लेटो थे वो ज्यादातर विचारों के ज्यादा समर्थक थे, लेकिन जो अरस्तु थे, हमने पहले भी आपको बताया था कि जो अरस्तु थे इन्होंने ज्यादातर ये सोचा कि यार जो पदार्थ है उसकी भी अपनी स्वतंत्र सत्ता है, यानी कि मैटर है वो भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, केवल और केवल विचार नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए उनको दोस्तों आधुनिक यथार्थवाद का जनक माना जाता है, ठीक है ना। तो प्लेटो के जो शिष्य थे अरस्तु himself accepted the independent existence of matter against his earlier opinion and he is considered the father of मॉडर्न रियलिज्म। तो इनको ही दोस्तों आधुनिक यथार्थवाद का जनक माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर देखा जाए तो 15वीं शताब्दी में ज्यादातर इसका विकास हुआ यथार्थवाद का। तो बहुत सारे दोस्तों जो फिलोसफर है इन्होंने धीरे धीरे करके इसको बढ़ाया, जैसे कि इसमें हॉलैंड के इरेस्मस हैं,
फ्रांस के दोस्तों रेबेल और लॉर्ड मेंटेन है। इसके अलावा ब्रिटेन के रिचर्ड मूलकास्टर, फ्रांसिस बेकन, जॉन मिल्टन एंड लॉक हैं। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण फिलोसफर हैं जो कि आपके यथार्थवादी है। जर्मनी के रटके हैं, चेकोस्लोवाकिया के दोस्तों कम्युनिस्ट हैं। ये सभी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट यथार्थवादी है जो कि 15वीं शताब्दी में जिन्होंने यथार्थवाद को बहुत अच्छे से विकसित किया है। तो यहाँ पर आपने समझना है कि यथार्थवाद का अर्थ क्या है और यथार्थवाद को बढ़ाने वाले जो फिलोसफर हैं उनके बारे में दोस्तों आपने बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है ना। अब दोस्तों हम बात करेंगे यथार्थवाद की परिभाषा क्या क्या है, जो अलग अलग फिलोसफर है उनके द्वारा क्या क्या डेफिनेशन दी गई है। सबसे पहले दोस्तों हम स्वामी रामतीर्थ की डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये मानते हैं कि यथार्थवाद का अर्थ उस विश्वास अथवा सिद्धांत से है जो संसार को वैसा ही मानता है जैसा कि वह हमें दिखाई देता है, अर्थात संसार केवल नैसर्गिक घटना मात्र है। तो यहां पर दोस्तों ये सिंपली बोलते हैं कि यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म मीन्स अ बिलीफ और थ्योरी विच लुक्स अपॉन द वर्ल्ड एज इट इज सीम टू अस एंड टू बी अ मेयर फिनोमिना। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहां पर यथार्थवाद को उस विश्वास और सिद्धांत से जोड़ा गया है जिसमें संसार को वैसा ही माना जाता है जैसा कि हमें दिखाई देता है। लेकिन फिर भी दोस्तों ये रियलिज्म को पूरी तरह से परिभाषित नहीं करता है, ठीक है ना। हमें केवल इसकी विशेषता की जानकारी होती है। लेकिन इससे पहले मैंने आपको जैसे बताया था कि किसी भी दर्शन को डिफाइन करने के लिए उसकी 3 मीमांसाएं होती हैं। एक होती है तत्व मीमांसा, दूसरी होती है आचार और मूल्य मीमांसा, ठीक है ना, और एक होती है ज्ञान मीमांसा। इन 3 मीमांसाओं के आधार पर ही दोस्तों जो महत्वपूर्ण डेफिनेशन है उसके बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे, जिससे हम आपको यथार्थवाद पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यथार्थवाद क्या है। पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को पदार्थ जन्य मानती है, ठीक है, और यह मानती है कि पदार्थ जन्य संसार ही वास्तविक है, इसके अतिरिक्त कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। जैसे कि आध्यात्मिक संसार को कौन मानते हैं, आइडियलिज्म, जो आइडियलिस्ट है मतलब कि जो आपके आदर्शवादी हैं वो दोस्तों इसको क्या मानते हैं, आध्यात्मिक संसार मानते हैं। यह ईश्वर के धर्म सिद्ध स्वरूप को स्वीकार करती है और आत्मा को पदार्थ जन्य चेतन तत्व मानती है, और यह प्रतिपादन करती है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है, जो पदार्थों के वास्तविक ज्ञान और उसके समुचित प्रयोग द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंसिडरेबल कितना डिफरेंस है आइडियलिज्म में और रियलिज्म में। वहाँ आइडियलिज्म में एक्चुअली क्या माना जाता था कि जो आपका विचार है या अंतिम सत्य है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जबकि यहाँ पर जो वस्तु है या भौतिक संसार है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर पदार्थ की अपनी स्वतंत्र सत्ता को भी स्वीकार किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर मनुष्य के जीवन का जो उद्देश्य है वो सुखपूर्वक जीना बताया गया है, जबकि वहाँ पर आत्मानुभूति सेल्फ रिलाइजेशन माना गया है कि भैया एक मनुष्य है उसको आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए और आध्यात्मिकता की प्राप्ति के लिए, आत्मानुभूति की प्राप्ति के लिए उसको विशिष्ट प्रकार के कार्य दोस्तों वहां पर बताए गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यथार्थवादी ये मानते हैं कि भैया जो ब्रह्मांड है वो पदार्थ से मिलकर बना है और जो पदार्थ ये संसार है वही रियल है, कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। हाँ, ईश्वर जरूर है, ठीक है ना, और जो हमारी आत्मा है इस पदार्थ का ही तत्व है, वो चेतन तत्व है, मतलब चेतन मन का तत्व है। और यह प्रतिपादन करता है कि भैया जीवन का अंतिम उद्देश्य है कि आप एक सुखपूर्वक जीवन जिए, ठीक है, और पदार्थों का वास्तविक ज्ञान और समुचित प्रयोग करें। इससे ही दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, सुखपूर्वक जीवन जी सकते हैं। जब आपको मैटर का रियल नॉलेज होगी और उसका आप सही तरीके से प्रयोग करेंगे तो फिर आप अच्छे तरीके से सुखपूर्वक जीवन जी सकते हैं। तो एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो रियलिज्म इज द आइडियोलॉजी ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी विच कंसिडर द यूनिवर्स टू बी मटेरियल एंड बिलीव्स दैट ओनली द मटेरियल वर्ल्ड इज रियल। Apart from this, there is no spiritual world. It accepts the principal nature of God and consider the soul as a conscious element arising from matter and propounds that the ultimate objective of human life is to live happily, which can be achieved by real knowledge of substances and their प्रॉपर यूज। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से यथार्थवाद को पूरी तरह से डिफाइन कर दिया गया है। अब आपके लिए यथार्थवाद के मूल सिद्धांत पढ़ना बहुत आसान रहेगा, क्योंकि इस डेफिनेशन में ही दोस्तों हमने इसका पूरा का पूरा सार बता दिया। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर यथार्थवाद के कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल दिए गए हैं, आप इनको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या है, यह ब्रह्मांड पदार्थ जन्य है, यानी कि ये जो यूनिवर्स है वो आपका मैटर से मिलकर बना हुआ है। इसके अलावा यह भौतिक संसार ही सत्य है,
इसके परे कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। द मटेरियल वर्ल्ड इज द ओनली ट्रूथ एंड देयर इज नो स्पिरिचुअल वर्ल्ड बियॉन्ड इट। इसके अलावा आत्मा पदार्थ जन्य चेतन तत्व है और परमात्मा धर्म सिद्ध सत्ता है। सोल इज अ कॉन्शियस एलिमेंट बॉर्न फ्रॉम मैटर एंड गॉड इज रिलीजियस एंटाइटी। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर जो परमात्मा है वो धर्म सिद्ध सत्ता है और जो आत्मा है वो पदार्थ जन्य चेतन तत्व है। ठीक है ना? तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर किस तरह से इन्होंने हर चीज को डिफाइन किया है। ठीक है, मनुष्य को इन्होंने संसार का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ माना है। ठीक है ना? जैसे आइडियलिज्म है वो भी दोस्तों यही मानता है कि मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है, लेकिन ये यहाँ पर इसको क्या मानते हैं? सर्वश्रेष्ठ पदार्थ मानते हैं, है ना? अब लेकिन फिर वही जैसे वहां पर आइडियलिज्म ये मानता है कि भाई मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और सर्वश्रेष्ठ पशु है एक तरह का। ठीक है ना? क्यों मानते हैं सर्वश्रेष्ठ? क्योंकि वो मानते हैं कि भैया उसमें बुद्धि है। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मनुष्य में क्या है? बुद्धि है। ठीक है ना? मस्तिष्क है। ठीक है, और इस मस्तिष्क के माध्यम से दोस्तों क्या कर सकता है? इस पूरे वस्तु जगत का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और जब वो उसका ज्ञान प्राप्त करेगा, ठीक, अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर ज्ञानेंद्रियों को ज्यादा महत्व दिया जाता है दोस्तों, ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों को के द्वारा दोस्तों जो अपने ज्ञान को प्राप्त करता है तो फिर वो सुखमय जीवन जी सकता है। ठीक है ना? तो मैन इज द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। इसके बाद मनुष्य का विकास संसार की नियमितता के अनुसार होता है। यह भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो यथार्थवादी हैं वो ये मानते हैं भौतिक संसार में एक कंटिन्यूटी है, नियमितता है, और इस नियमितता के कारण ही लगातार क्या होता है? विकास होता है। क्योंकि भैया नियमितता क्या लाती है? परिवर्तन लाती है, और परिवर्तन ही एक्चुअली क्या होता है? विकास होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो मनुष्य का विकास है वो भी संसार की नियमितता के अनुसार होता है। संसार में लगातार नियमितता होगी, कंटिन्यूटी होगी, रेगुलेरिटी होगी, उसके बाद लगातार परिवर्तन होगा, परिवर्तन से विकास होता है। तो मनुष्य का विकास भी संसार की नियमितता के अनुसार होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट हैपन्स अकॉर्डिंग टू द रेगुलेरिटी ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद मनुष्य जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीवन जीना। द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू लिव हैप्पीली। ओके, और सुखपूर्वक अगर जीना है जीवन तो आपको वस्तु जगत का ज्ञान आवश्यक है, यानी कि नॉलेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड इज नेसेसरी टू लिव हैप्पीली। ओके, तो आप देख सकते हैं कि इनके सिद्धांत किस तरह से है। इसके अलावा वस्तु जगत का अगर आपको वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको भौतिक विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए और उसका प्रयोग भी आना चाहिए। ठीक है, मतलब कि आपको जो नियम है भौतिक विज्ञान के, उनके नियमों को आपको आना चाहिए, उन नियमों का आपको ज्ञान होना चाहिए, और नए नियमों की भी आपको खोज करना आना चाहिए। ठीक है ना? तो इसके लिए आपको क्या है? भौतिक विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करो, वैज्ञानिक विधियों का ज्ञान प्राप्त करो। ठीक है ना? तो ये आप समझ लीजिए। तो वस्तु जगत का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए भौतिक विज्ञान का ज्ञान होना इंपॉर्टेंट है। फॉर रियल नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, नॉलेज ऑफ फिजिक्स एंड इट यूज इज नेसेसरी। ओके, और इसके अलावा दोस्तों जो राज्य है वो मनुष्य द्वारा संयोजित एक व्यवस्था है। ठीक है ना? तो स्टेट इज द सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड बाय द मैन। तो आप देख सकते हैं कि जहां पर जो आइडियलिज्म थे वो ये मानते थे कि भाई राज्य सर्वोपरि है। ठीक है, वो एक तरह से दैवीय व्यवस्था है और राजा को एक दैवीय पुरुष माना जाता था वहां पर। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो राज्य है, ठीक, राज्य है तो वो एक तरह से मनुष्य के द्वारा ऑर्गेनाइज व्यवस्था है। ठीक है ना? मनुष्य को आपने अपना क्या करना है? सुखपूर्वक जीवन जीना है, और इसके लिए वो अपने आप को क्या करे? संगठित करे। ठीक, और संगठित करे, एक राज्य बनाए। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो राज्य है उसको उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है जितना कि आपकी आइडियलिज्म में दी गई है। ठीक है ना? तो इस तरह से दोस्तों राज्य मनुष्य द्वारा एक संचित व्यवस्था है। ठीक, तो ये आपके दोस्तों कुछ मूल सिद्धांत थे यथार्थवाद के, जिनको आपने दोस्तों समझना है। ठीक, अब बात करेंगे दोस्तों कि यथार्थवाद शिक्षा से किस तरह से संबंधित है, यथार्थवाद का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है, रियलिज्म एंड एजुकेशन। अब देखिए, जैसे आइडियलिज्म है उसके भी अनेक रूप थे, ऐसे दोस्तों यहाँ पर यथार्थवाद के भी अनेक रूप हैं। इसमें शिक्षा के जो मुख्य रूप हैं वो यहाँ पर हमने लिखे हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं मानवतावादी यथार्थवाद की। अब जो मानवतावादी यथार्थवाद है वो एक्चुअली क्या है? वो मानव के सुख सुविधा की दोस्तों बात करता है। ठीक है, मानव किस तरह से सुखी रहे, ठीक है, उसके लिए किस तरह के साधन हो, किन साधनों से वो सुखी रहेगा, वो कैसे हो सकता है सुखी, उससे उपाय पर यहाँ पर विचार किया जाता है। तो इसको बोलते हैं मानवतावादी यथार्थवाद। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो नॉलेज है उसको नॉलेज नहीं माना जाता, यहाँ पर माना जाता है कि जो आप नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं तो वो सुखमय जीवन को प्राप्त करने का साधन है। जैसे कि
हम आइडियलिज्म में पढ़ते थे कि नॉलेज को नॉलेज के लिए प्राप्त करो, ठीक है। यहाँ पर ज्ञान को केवल नॉलेज के लिए प्राप्त नहीं करना है, यहाँ पर ज्ञान को इसलिए प्राप्त करना है ताकि आप एक अच्छा सुखी जीवन प्राप्त कर सको। ये इनकी मानवतावादी यथार्थवाद की रियलिस्टिक सोच है, ठीक है ना, आपसे समझना है इस चीज को। इसके अलावा क्या है, सामाजिकतावादी अर्थवाद यानी कि सोशलिस्टिक रियलिज्म। अब सोशलिस्टिक आपका रियलिज्म ये कहता है कि भैया मनुष्य सुखपूर्वक तभी रह सकता है जब वो अपने समाज में समायोजन कर ले, एडजस्टमेंट कर ले, ठीक है ना। तो आप इस तरह से समझ लीजिए। इसके बाद अगला आता है ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद। ज्ञानेंद्रिय यानी कि सेंस रियलिज्म। सेंस रियलिज्म का मतलब ये है कि मनुष्य को अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही सीखना चाहिए, और जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जब वो दोस्तों सीखता है तभी दोस्तों वस्तु जगत के बारे में जान पाता है। तो ज्ञानेंद्रियों को ही दोस्तों क्या माना गया है कि सीखने का द्वार माना गया है और मुख्य साधन यहाँ पर माना गया है। तो इस तरह से दोस्तों आपके यथार्थवाद के रूप शिक्षा से संबंधित है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, मानवतावादी यथार्थवाद मनुष्य की सुख सुविधा के साधनों एवं उपायों पर विचार ये करता है। कंसिडर मीन्स एंड मेजर ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस। इसके बाद अगर सामाजिकतावादी अर्थवाद की बात की जाएगी तो मनुष्य सब पूरक तभी रह सकता है जब वो अपने समाज में समायोजन करे, यानी कि मैन कैन लिव हैप्पीली ओनली व्हेन ही एडजस्ट टू हिज सोसाइटी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने डिस्कस किया ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद। तो इन्होंने माना है कि जो ज्ञानेंद्रियों को वस्तु जगत के ज्ञान का द्वार मानते हैं और मुख्य साधन इसको माना जाता है, यानी कि सेंस ऑर्गन्स आर कंसिडर्ड टू बी द गेटवे ऑफ टू द नॉलेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड एंड आर कंसिडर्ड टू बी द मेन मीन, ठीक है ना। तो आप इसको समझ सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने यथार्थवाद को डिवाइड किया है। अब देखिए, यथार्थवाद के कारण हर दर्शन का दोस्तों हम बात करेंगे, दर्शन, हर दर्शन का एजुकेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है, और जो एजुकेशन का स्वरूप है, या आप कह सकते हैं कि एजुकेशन की पाठ्यचर्या है, एजुकेशन के उद्देश्य हैं, आपका विद्यालय है, शिक्षक है, शिक्षार्थी है, अनुशासन है, सब पर दर्शन का क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, ठीक। तो यथार्थवादी क्या मानते हैं, शिक्षा का कॉन्सेप्ट क्या मानते हैं, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू एक रियलिज्म, यानी कि एक रियलिस्टिक पर्सन है, उसके द्वारा एजुकेशन का क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए उसको दोस्तों हम पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले कम्युनिस्ट है। कम्युनिस्ट क्या बोलते हैं, कम्युनिस्ट ये बोलते हैं शिक्षा से व्यक्ति और समाज दोनों का विकास होता है। बेसिकली जो यथार्थवादी है वो क्या कर रहे हैं, शिक्षा को विकास की प्रक्रिया मान रहे हैं, जबकि हमने आपको लास्ट टाइम आइडियलिज्म में बताया था कि जो प्राचीन आइडियलिस्ट थे वो एक्चुअली शिक्षा को ज्ञान से संबंधित मानते थे। वो ये मानते थे कि शिक्षा है तो ज्ञान मिलेगा, ठीक। बाद में दोस्तों उन्होंने उसको प्रक्रिया माना था। यहाँ पर शिक्षा से व्यक्ति और समाज दोनों का विकास होता है, तो यहाँ पर यथार्थवादी शिक्षा को विकास की प्रक्रिया मान रहे हैं। भाई आइडियलिज्म में क्या कहते थे कि भैया ज्ञान को ज्ञान के लिए लो, ठीक है, शिक्षा को ज्ञान के लिए लो, या फिर शिक्षा से आपको मुक्ति मिलेगी, या आपको आध्यात्मिक विकास होगा, आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा। लेकिन यहाँ पर जो शिक्षा है वो व्यक्ति और समाज दोनों के विकास के लिए मानी जा रही है। रियलिस्टिक ये मानते हैं कि शिक्षा इसलिए दो ताकि व्यक्ति और समाज दोनों का विकास हो सके। सो एजुकेशन लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। इसके अलावा सामाजिक एवं वैश्विक शक्तियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। तो आप देख सकते हैं कि डेफिनेशन पूरी तरह से जो रियलिज्म है वो किस तरह की विचारधारा है कि एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सोशल एंड इंडिविजुअल रीजनरेटिंग फोर्सेस, है ना। तो समाज और व्यक्तिगत शक्तियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा बोला गया है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि आपकी दी गई है कम्युनिस्ट के द्वारा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से रखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला है जॉन मिल्टन के द्वारा दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। मैं पूर्ण तथा उदार शिक्षा उसको कहता हूं जो व्यक्ति को शांति तथा युद्ध दोनों समय में व्यक्तिगत और सार्वजनिक कार्यों को न्यायोचित ढंग से दक्षता और उदारता के साथ करना सिखाती है। तो बेसिकली जॉन मिल्टन जो कि एक और यथार्थवादी हैं, वो ये सिंपली कहते हैं कि आई कॉल अ कंप्लीट जनरस एजुकेशन दैट विच फिट्स अ मैन टू परफॉर्म justly, skillfully and magnanimously
ऑल द ऑफिसेस बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक एट पीस एंड वॉर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो जॉन मिल्टन है वो किस तरह से उसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली इनका ये बोलना है कि अगर मैं पूर्ण और उदार शिक्षा उसी को बोलूँगा जो व्यक्ति को शांति तथा युद्ध दोनों समय में व्यक्तिगत और सार्वजनिक कार्यों को न्यायोचित ढंग से दक्षता और उदारता के साथ करना सिखाती है। तो ये जॉन मिल्टन की एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है ना। अब इसके बाद दोस्तों शिक्षा के उद्देश्य। यथार्थवादियों के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। तत्व मीमांसा है दोस्तों जो कि शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करती है। तो हमने दोस्तों जैसे कि यहाँ पर पढ़ा कि यथार्थवादियों की क्या थिंकिंग है, उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों शिक्षा के उद्देश्य भी बनाए जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इनके अकॉर्डिंग शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए। मुख्य उद्देश्य जीवन को सुखमय बनाना होना चाहिए, ठीक। भाई यथार्थवादी यही मानेंगे कि किसी भी तरीके से मानव जीवन को सुखमय बनाओ, ठीक है। और अब जब इसको सुखमय बनाना है तो इसमें शारीरिक विकास इंपॉर्टेंट है, इंद्रियों का प्रशिक्षण इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों ऐसे ही इसी तरह से मानसिक विकास, सामाजिक विकास, ये सभी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे शारीरिक विकास की। तो शारीरिक विकास और इंद्रियों का प्रशिक्षण होना चाहिए, फिजिकल डेवलपमेंट एंड सेंसरी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो यथार्थवादी के अनुसार मनुष्य हमेशा क्या होता है, एक मनोशारीरिक प्राणी होता है। तो उसका मन का भी विकास होना चाहिए और शारीरिक विकास भी होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि इंद्रियों के द्वारा ही वो ज्ञान प्राप्त करता है। इंद्रियां हमारी क्या है दोस्तों, ज्ञानेंद्रियां है, कर्मेंद्रियां है, ठीक है ना। तो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा माध्यम से क्या करता है दोस्तों, ज्ञान प्राप्त करता है। कर्मेंद्रियों के द्वारा दोस्तों कार्यों का संपादन करता है, ठीक। तो बेसिकली क्या है कि उसको इंद्रियों का पूरी तरह से प्रशिक्षण होना चाहिए, शारीरिक रूप से उसका विकास होना चाहिए। तभी जाके होगा क्या कि मनुष्य एक सुखपूर्वक जीवन को व्यतीत कर सकेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो शिक्षा है उसका सर्वप्रथम उद्देश्य मनुष्य का शारीरिक विकास करना और उसका इंद्रियों का प्रशिक्षण करना होना चाहिए। इसके बाद और क्या क्या उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है दोस्तों कि मानसिक शक्तियों का विकास करो, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ मेंटल पावर्स, ठीक है भाई। जब व्यक्ति की मानसिक शक्तियों का विकास करेंगे, मानसिक शक्तियां मीन्स उसमें स्मरण करने की शक्ति, विवेक, निर्णय लेने की शक्ति, इन सभी पर यहाँ पर बल दो, ठीक है। ये मानसिक शक्तियों के विकास करने की बात करते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण का ज्ञान, नॉलेज ऑफ नेचुरल एंड सोशल एनवायरनमेंट, ठीक। देखिए प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण का भी क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, ठीक। ये आपके बोलते हैं। इसके बाद देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक अप्रोच। वैज्ञानिक दृष्टि पर्यावरण का ज्ञान के अलावा दोस्तों आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास होना चाहिए। भाई देखिए अगर आपको प्राकृतिक पर्यावरण का ज्ञान होना चाहिए तो इसका मतलब है कि आपको भौतिक विज्ञान का अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है। वैज्ञानिक विधि का आपको अध्ययन करना पड़ेगा, तो उसके लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा व्यावसायिक उन्नति यानी कि प्रोफेशनल एडवांसमेंट, ठीक। तो भाई व्यावसायिक उन्नति क्यों करनी है, ताकि मानव जीवन को सुखमय बनाया जा सके, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्या है, विभिन्न उपयोगी चीजों की आवश्यकता होगी। तो उसके उत्पादन के लिए आपको क्या है, प्रोफेशनल एडवांसमेंट होना चाहिए, व्यवसायिक उन्नति होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप दोस्तों समझ सकते हैं कि किस तरह के इनके उद्देश्य हैं। अब बात करेंगे शिक्षा की पाठ्यचर्या क्या होनी चाहिए। शिक्षा की पाठ्यचर्या, देखिए शिक्षा की पाठ्यचर्या यानी कि एजुकेशन करिकुलम। अब हमने पहले यथार्थवादी का मुख्य उद्देश्य हमने क्या माना, उनका ये मुख्य उद्देश्य कि भाई मनुष्य का जीवन सुखमय होना चाहिए, यानी कि मनुष्य को एक तरह से जीवन के लिए तैयार करना है, ठीक है ना। तो इन विषयों को रखा जाए जिनका सीधा सीधा जीवन से संबंध हो। अब होता क्या है कि स्कूल में या देखा जाए तो जीवन में सभी विषय आपके जीवन से संबंधित होते हैं। तो इस तरह से यथार्थवादियों का जो पाठ्यक्रम है वो काफी बड़ा हो जाता है, क्योंकि सभी विषयों का स्थान हो जाता है। बेसिकली क्या है, आपको जीवन में आगे तैयार करना है तो ऐसे विषयों का समावेशन किया जाता है कि जिनका आपके जीवन से सीधा संबंध होता है। और बेसिकली जो सभी विषय हैं वो आपके जीवन से संबंधित होते हैं, तो सभी विषयों को ये स्थान दे देते हैं, जिससे कि इनका करिकुलम काफी बड़ा हो जाता है। हालांकि फिर भी क्योंकि दोस्तों ये यही मानते हैं कि मनुष्य का अंतिम उद्देश्य सुखपूर्वक जीवन जीना है, तो इसलिए दोस्तों ये क्या करेंगे, सबसे अधिक बल ये व्यवसायिक शिक्षा पर देते हैं, ठीक है ना। तो व्यवसायिक विषयों को ज्यादा ये
प्रेफरेंस देते हैं। तो अधिक बल ये व्यावसायिक शिक्षा, कृषि शिक्षा पर देते हैं और निश्चित पाठ्यचर्या में व्यावसायिक विषयों और विज्ञान को प्रमुख स्थान दिया जाता है, ठीक है ना। जबकि इतिहास, भूगोल, कानून को गौण स्थान दिया जाता है और जो साहित्य, कला, संगीत को न्यूनतम स्थान यानी कि गौणतम स्थान दिया जाता है। तो बेसिकली क्या है कि व्यावसायिक विषयों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, समझ रहे हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनका पाठ्यचर्या होनी चाहिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए, ठीक है ना। अब बात करेंगे शिक्षण विधियां। अब शिक्षण विधियां में भी दोस्तों इनके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। देखिए, सबसे पहले यथार्थवादी ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान का द्वार मानते हैं, तो फिर ये बोलते हैं कि बच्चों को ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण दो, ठीक है ना। अब जो कम्युनिस्ट है, इन्होंने शिशु की शिक्षा में ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल दिया है। इसके अलावा मिल्टन है, इन्होंने बोला है कि भाई भ्रमण और यात्रा को महत्वपूर्ण माना है। भाई ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान का द्वार माना गया है। जैसे ज्ञानेंद्रियों में कौन कौन आते हैं दोस्तों, हमारे आंख, नाक, कान, ठीक है ना, त्वचा आती है, ठीक। तो ये आपकी ज्ञानेंद्रिय है। तो ज्ञानेंद्रियों को यानी कि आप जब देखेंगे, सीखेंगे, करके सीखेंगे, उस पे ज्यादा दोस्तों यहाँ पर बल दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ज्ञानेंद्रियों को के विकास की दोस्तों यहाँ पर ज्यादा बात की गई है। तो इसीलिए शिक्षा में जो श्रव्य दृश्य सामग्री है उसका भी प्रयोग यहीं से आता है। तो शिक्षण विधियों में इन्होंने ऑडियो वीडियो एड्स का प्रयोग करने का ज्यादा सुझाव अपनी तरफ से दिया है। तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमने यहाँ पर सीखना है, आंख देख के, सूंघ के, ठीक है ना, मतलब समझ रहे ना, आंख, नाक, कान के द्वारा, त्वचा के द्वारा, ठीक है, उपस्थ के द्वारा। तो आप समझ लीजिए कि ये हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है उसके द्वारा दोस्तों यहाँ पर ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिल्टन ने भ्रमण और यात्रा को महत्वपूर्ण बताया और लॉक ने निरीक्षण, देशाटन और अनुभव द्वारा सीखने की बात कही है। तो आप क्लियर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे भ्रमण है, यात्रा है, तो भ्रमण और यात्रा पे जाएगा तो इनको इन्होंने इंपॉर्टेंस दी, ठीक, क्योंकि यहाँ पर आदमी देखेगा, सुनेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों भ्रमण को, यात्रा को महत्वपूर्ण बताया। इसी तरह से लॉक है, उन्होंने निरीक्षण है, देशाटन है और अनुभव द्वारा सीखने की बात कही है। तो इस तरह की शिक्षण विधियां इन्होंने अपनाने को कहा है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिक्षा में दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग क्या है, यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन एजुकेशन, भ्रमण को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसके अलावा ये को करिकुलम एक्टिविटी, सहपाठीचर्या क्रियाओं को भी दोस्तों यहाँ पर ध्यान देते हैं। इसके अलावा दोस्तों सहसंबंध विधि है। सहसंबंध विधि है कि कोरिलेट करके पढ़ाओ चीजों को, तो वहां पर दोस्तों इन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस अपनी दी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सभी विधियों का दोस्तों यहाँ पर ये प्रयोग इंपॉर्टेंस से ये देते हैं। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट विधियां हैं, ठीक। इसके अलावा 3 सूत्र इनके द्वारा दोस्तों दिए गए हैं। 3 शब्द सूत्र क्या क्या है कि शब्द ज्ञान से पहले आप वस्तु ज्ञान दें, यानी कि ऑब्जेक्ट नॉलेज शुड बी गिवन बिफोर वर्ड नॉलेज। एक तथ्य स्पष्ट करने के बाद दूसरे तथ्य को स्पष्ट किया जाए। आप एक फैक्ट को क्लियर करें, उसके बाद फिर दूसरे फैक्ट को क्लियर किया जाए। इसके अलावा आवृत्ति द्वारा ज्ञान अथवा क्रिया को सुदृढ़ किया जाए, यानी कि नॉलेज और एक्शन शुड बी स्ट्रेंथ थ्रू रिपीटेशन। आप दोबारा से उसका क्या करें, पुनरावृत्ति करें। तो इनके द्वारा 3 महत्वपूर्ण सूत्र दिए गए हैं। 3 महत्वपूर्ण सूत्र क्या क्या हैं, आपने ध्यान रखना है कि शब्द ज्ञान से पहले आप वस्तु ज्ञान दें, यानी कि पहले आप ऑब्जेक्ट को दिखाएं, उसके बाद उसके बारे में डिस्क्राइब करें। एक फैक्ट को स्पष्ट पहले करें, देन उसके बाद दूसरे तथ्य को स्पष्ट करें और लगातार उसकी क्या करें, पुनरावृत्ति करें, लगातार उसको रिवाइज करते रहें, ठीक है ना। इसके बाद इनके जो शिक्षण सूत्र है, रटने के स्थान पर करके सीखने एवं स्वानुभव द्वारा सीखने पर इनके द्वारा बल दिया गया है। एम्फेसाइजेस ऑन लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग थ्रू सेल्फ एक्सपीरियंस इंस्टेड ऑफ मेमोराइजेशन। तो रटने के स्थान पर करके सीखने और स्वानुभव द्वारा सीखने पर इन्होंने बल दिया है। अब बात करेंगे कि भैया डिसिप्लिन को किस तरह से इंपैक्ट किया है, इनके लिए डिसिप्लिन क्या है, ठीक। इनके लिए अनुशासन का तात्पर्य है वस्तुनिष्ठता के प्रति समायोजन से है। इनके अनुसार वही छात्र अनुशासित है जो कि विद्यालयों के नियमों का पालन करता है और कठिनाइयों से भागकर पलायन नहीं करता है, अपितु अपने को उसके योग्य बनाता है कि वो कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि डिसिप्लिन का अर्थ क्या है, मीन एडजस्टमेंट टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिविटी और अकॉर्डिंग टू देम दैट स्टूडेंट इज डिसिप्लिन्ड who follow the rules of the school and does not run away from difficulties but makes himself capable of overcoming difficulties। तो आप समझ सकते हैं कि डिसिप्लिन का अर्थ इनके लिए क्या है।
इसके बाद बात करेंगे टीचर्स को किस तरह से यथार्थवाद डिवाइड करता है। ये देखिए यहाँ पर आइडियलिज्म और यथार्थवाद इनमें समझना है। आइडियलिज्म के जो लोग हैं यानी कि जो आदर्शवादी है वो मानते हैं कि जो शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो केंद्र बिंदु है, वो सर्वज्ञानी है, उसको बिल्कुल सभी का नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो यथार्थवादी हैं वो शिक्षक के महत्व को स्वीकार करते हैं लेकिन उसको मुख्य स्थान नहीं देते। वे शिक्षक को पूर्ण व्यक्तित्व ना मान के एक दो विषयों में निष्णांत अथवा क्रियाओं में दक्ष मानते हैं। वो मानते हैं कि जो शिक्षक है वो संपूर्ण पर्सनैलिटी नहीं है, वो एक दो विषयों में दक्ष है या क्रियाओं में दक्ष व्यक्ति है, तो उसको अपना जितना भी विषय आता है उसके बारे में बताना चाहिए। यहाँ पर ये छात्रों की ओर को ज्यादा मानते हैं, छात्रों को केंद्र बिंदु मानते हैं, ठीक है ना। तो आपने समझना है इस चीज को। तो प्रत्येक शिक्षक को यह जानना चाहिए कि बच्चों को किस समय क्या और कितना कैसे पढ़ाना है, इसलिए शिक्षकों के प्रशिक्षण पर बल देते हैं। तो ये टीचर्स ट्रेनिंग पर ज्यादा बल देते हैं। तो आपने समझना है कि यहाँ पर जो टीचर है उनको मुख्य स्थान नहीं दिया गया है, जैसे कि जो आदर्शवादी हैं वो शिक्षकों को इंपॉर्टेंट रोल देते हैं, ठीक है। इसके बाद शिक्षार्थी की दोस्तों जो भी आपके अलग अलग फिलोसफर हैं उनके द्वारा अलग अलग डेफिनेशन दी गई। जैसे लॉक है, लॉक बच्चे को जन्म से कोरी स्लेट मानते हैं। कोरी स्लेट मानते हैं तो इसका मतलब है कि जिस पर्यावरण में वो जाएगा, जैसा उसको सिखाया जाएगा वो वैसा सीखेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो शिक्षार्थी हैं उनके संग प्रेम सहानुभूति पूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए। उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं एवं रुचियों के अनुकूल उनसे कार्य कराए जाने चाहिए, ऐसा कम्युनिस्ट का मानना है। यानी कि यथार्थवादी बेसिकली क्या करते हैं, वो ये मानते हैं कि बालकों के संग आप प्रेम और सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करें और उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं और रुचि के अनुकूल ही उनसे कार्य कराएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी ध्यान दोस्तों रखा जाता है, व्यक्तिगत भिन्नता का भी ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पर शिक्षार्थी को ही शिक्षा की प्रक्रिया का केंद्र होना चाहिए और उसी को ही केंद्र दोस्तों यहाँ पर माना गया है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे विद्यालय कैसा होना चाहिए। देखिए विद्यालय का यहाँ पर एक तरह का विद्यालय का ये समर्थन नहीं करते, क्योंकि बच्चों की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं, तो इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार के विद्यालय होने चाहिए, ठीक है ना। यथार्थवादी किसी एक प्रकार के विद्यालय का समर्थन नहीं करते। उनका तर्क है कि बच्चों की आवश्यकताओं में बड़ी भिन्नता होती है, इसलिए डिफरेंट टाइप के आपके स्कूल्स होने चाहिए, ये इनका दोस्तों यहाँ पर मानना है, ठीक है ना। ये बेसिकली सब लोग इस चीज पर एग्री करते हैं कि विद्यालयों में किसी भी तरह की आर्टिफिशियलिटी नहीं होनी चाहिए, उसमें प्राकृतिक वास्तविक पर्यावरण होना चाहिए, रियल एनवायरनमेंट होना चाहिए। ये दोस्तों आपका जो आपके रियलिस्टिक्स हैं उनका मानना है। तो रियलिस्ट wants to keep school away from artificiality and insist on keeping the real environment in them। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि विद्यालय को किस तरह से इनके द्वारा परिभाषित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों ये विद्यालय में को एजुकेशन को भी समर्थित करते हैं। ये मानते हैं कि बालक और बालिकाओं को साथ ही पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा शिक्षा के अन्य पक्ष हैं, इनको भी दोस्तों प्रभावित करते हैं। ये देखिए अनिवार्य व्यावसायिक शिक्षा पर बल देते हैं, क्योंकि अनिवार्य व्यावसायिक शिक्षा पर बल इसलिए देते हैं क्योंकि ज्यादातर ये पाया गया है कि जहां पर व्यावसायिक शिक्षा ज्यादा दी जाती है, जहां पर स्त्री और पुरुष दोनों कमाते हैं, तो वे देश ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, वहां के जो लोग हैं वो ज्यादा सुखमय जीवन को जी रहे हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने अनिवार्य व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया है, एम्फेसाइज ऑन कंपल्सरी वोकेशनल एजुकेशन, और स्त्री और पुरुषों दोनों को समान शिक्षा के अवसर प्रदान करने पर बल दिया है, क्योंकि जहां पर स्त्रियां और पुरुष और स्त्रियां दोनों जहां पर कार्य कर रही हैं, वे दोनों एक्चुअली में सुखमय जीवन जी रहे हैं। तो बेसिकली इनका लाइफ का एम क्या है, यहाँ पर यही एम है कि सुखपूर्वक जीवन जीना है। तो एम्फेसाइज ऑन प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू बोथ मेन एंड वुमेन। इस तरह से दोस्तों इनके द्वारा यहाँ पर बात कही गई। तो ये था दोस्तों हमारा अभी तक का टॉपिक। अब इस पर दोस्तों फटाफट से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले कुछ क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे थेल्स थे, थेल्स दोस्तों आप मान सकते हैं कि पहले आप यथार्थवादी इस तरह से मान लो, क्योंकि हमने क्या बोला है कि जो रियलिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि जो वस्तु जगत है, जो हमें दिखता है वही सत्य है, और ये जो वस्तु जगत है जो जैसा दिख रहा है उसको मानना, उसको वैसे ही मानना है, लेकिन इनकी उत्पत्ति किसी न किसी मैटर से हुई है। तो देखिए जैसे थेल्स है, थेल्स ने सबसे पहले बताया कि जल से इस पूरे जगत की उत्पत्ति हुई है, तो जल इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर कई सारे दोस्तों फिलोसफर आए जिन्होंने माना कि भाई अग्नि से, फिर किसी ने वायु से, इस तरह से दोस्तों माना गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जल से द्वारा माना गया, ठीक है ना। इसके बाद जैसे हेराक्लिटस से,
इनके अनुसार जगत का मूल तत्व क्या है, तो इन्होंने दोस्तों यहाँ पर अग्नि को माना है। ठीक है, अग्नि को मूल तत्व माना है कि जो संसार है वो अग्नि से बना हुआ है, यानी कि बेसिक एलिमेंट्स है। तो ये सब यथार्थवादी है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए इरास्मस है, वो किस प्रकार के यथार्थवाद के पोषक थे। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने यहाँ पर स्पेशली डाले हैं। तो ये दोस्तों आपके क्या थे, ज्ञानेंद्रिय यथार्थवादी थे। तो ये मानते थे कि भैया ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है, तो ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो मैंने आपको जो ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद बताया उससे संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए ये है यथार्थवाद के अनुसार अंतिम सत्य क्या है। तो अंतिम सत्य क्या है दोस्तों, सब्सटेंस, यानी कि पदार्थ को ही ये अंतिम सत्य मानते हैं। इसके बाद देखेंगे किसने क्या कहा था। यथार्थवाद का अर्थ उस विश्वास अथवा सिद्धांत से जो संसार को वैसा ही मानता है जैसा कि हमें वो दिखाई देता है। तो दोस्तों स्वामी रामतीर्थ के द्वारा दोस्तों बोला गया है। इसके अलावा बच्चा जन्म से कोरिलेट होता है, ये लॉक के द्वारा दोस्तों बोला गया है। इसके अलावा शिक्षा सामाजिक और वैश्विक शक्तियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया है। एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिवाइविंग सोशल एंड इंडिविजुअल पावर्स, तो कम्युनिस्ट के द्वारा दोस्तों डेफिनेशन दी गई है। इसके अलावा ये आप लंबी चौड़ी डेफिनेशन के बारे में दोस्तों अभी हमने बताया था कि मैं पूर्ण और उदार शिक्षा उसको मानता हूँ जो व्यक्ति को शांति और युद्ध के समय व्यक्तिगत और सार्वजनिक कार्यों को न्यायोचित ढंग से दक्षता और उदारता के साथ करना सिखाती है। तो ये जॉन मिल्टन के द्वारा डेफिनेशन दी गई है। तो दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप कि आपको दोस्तों अच्छे से समझ में आया होगा और आपको ये अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।